परम पवित्र मातृभूमि के चरण में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय कालगणना को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना, ये हमारा प्राथमिक एकमेव लक्ष्य है। इस कालगणना को पुनर्प्रस्थापित करने के लिए कालायन इसी नाम से एक डिजिटल क्लॉक में बना रहा हूँ। वो जल्द से जल्द आपकी सेवा में लाने की मेरी कोशिश है। और भारतीय संस्कृति को अगर हमें पुनर्प्रस्थापित करना है, इस देश को, भरत भूमि को अगर परम वैभव तक हम देखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस भारतीय विचार की जो कालगणना पद्धति है, उसी को प्रस्थापित करना जरूरी है, ऐसा मेरा कहना है। इसीलिए लोगों को ये कालगणना व्यवहार में प्रचलन में लाने के लिए आसानी हो, सुलभता हो, समझ समझने की शुरुआत हो, इसलिए वो घड़ी बना रहा हूँ मैं। और ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ कि जितनी जानकारी मेरे पास है, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि मैं इस कालगणना विषय का बहुत बड़ा पंडित हूँ वगैरह, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है, वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप भी इस विषय का महत्व जानते हैं, भारतीय कालगणना को प्रस्थापित करना चाहते हैं, इस संस्कृति को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो इस जानकारी को, इन वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए। जितना हो सके उतना इस जानकारी का प्रसार कीजिए और अ, भारतीय कालगणना व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए। प्रचलन में प्रस्थापित होनी चाहिए ये कालगणना। तो ठीक है, इन प्रयासों में हमने पहले बहुत सारे 20-22 एपिसोड्स हुए कुछ, आज का शायद 24वां है। तो पिछले एपिसोड्स से हम कुछ पंचांग की जानकारी ले रहे हैं। पंचांग के एक एक संज्ञा का एक एक आयाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2-3 एपिसोड्स में हमने वर्ष गणना, सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, चांद्रमास, सौर मास, अधिक मास, क्षय मास, ये सब जानकारी ली। पिछला एपिसोड जो था वो तिथि पर था। आज उससे छोटी जो इकाई है, वार जिसे कहा जाता है, वार और सप्ताह व्यवस्था क्या होती है, इस पर आज का एपिसोड बना रहा हूं। वार या वासर कहा जाता है धार्मिक परंपरा से। और वार यानी एक सावन दिन का नाम होता है, यानी कि वार यानी सावन दिन यानी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय, ये होता है वार। और इसका नामकरण कैसे होता है और 7 वारों का मिलकर एक सप्ताह कैसे बनता है, ये जानकारी मैं आज आपको दूंगा। ये जो सप्ताह की जो रचना है, ये बहुत मनोरंजक, मैं अभी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मनोरंजक नहीं, इसमें बहुत सारी गहनता है। इसमें अलग अलग और कुछ संज्ञाएं आएंगी, उस पर मैं अलग कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन आज वार और सप्ताह व्यवस्था, इस पर हम केंद्रित रहेंगे। तो ये जो सप्ताह की रचना है, वार का नामकरण है, दिन का नामकरण है, इसका स्रोत भी केवल भारतीय ज्योतिर्गणित में ही इसका स्रोत है। अन्य सभ्यताओं में वगैरह वर्षमान गिनने की क्या पद्धति थी वगैरह वगैरह, ये सब हिस्ट्री तो मैं, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स वगैरह, ये
शुरुआती एपिसोड्स में दे चुका हूँ। इसमें वार का यानी दिन का नामकरण करना या सप्ताह, इस संकल्पना का उल्लेख अन्य संप्रदायों में, अन्य सभ्यताओं में, अन्य प्रांतों में भारत के अलावा केवल 2 ही जगह मिलते हैं। एक जू संप्रदाय में यानी यहूदियों में एक मान्यता ऐसी है कि ईश्वर ने 6 दिन के काल में ये पूरे विश्व की रचना पूरी की और 7वें दिन ईश्वर ने पूर्णतः आराम किया। तो इसलिए हर 7वें दिन अ, बाकी सब व्यावहारिक कार्यकलापों को छोड़कर, बाकी सारे कर्मों को छोड़कर सामूहिक प्रार्थना और अ, विश्राम करने की प्रथा यहूदियों में प्रचलित हुई है और प्राचीन काल से प्रचलित है। और ये जो 7वां दिन है इसे सबात कहते हैं, हर 7वां दिन। अब ये प्रथा जब से शुरू हुई तब से हर 7वां दिन है। ये सबात का उल्लेख करते वक्त भी सप्ताह, ये संकल्पना का कोई विवरण नहीं मिलता है। और दूसरा जो संदर्भ अन्य प्रांतों के अन्य सभ्यताओं का मिलता है वो क्रिश्चियनिटी में मिलता है कि जीसस का जो स्वर्गारोहण हुआ था वो रविवार के दिन हुआ था, ऐसी मान्यता है। अब और उसे रविवार भी आज के संदर्भ से उसे रविवार कहा जाता है। अन्यथा कॉन्स्टेंटाइन ने ईस्वी सन 321 में जो धर्म परिषद बुलाई थी निकिया शहर में, उसमें पहली बार सप्ताह का प्रचलन क्रिश्चियनिटी में शुरू हुआ और तभी से उसको ये कहा गया कि अ, ये क्या ईस्टर का दिन कौन सा हो ये पक्का करना था, धर्म निर्णय करना था उस पर। तो सब्बात का अगला दिन होता है, यानी जो लोगों से सबात ये संकल्पना ली गई थी। और उस समय पहली बार वसंत संपात बिंदु ये भी केवल भारतीय रेफरेंस से मिलता है। उसे तब उस धर्म सभा में क्या कहा गया ये मालूम नहीं है, लेकिन उस वसंत संपात बिंदु पर जब सूर्य आता है, यानी वो डे फिक्स किया गया 21 मार्च, और 21 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आएगी और उस पूर्णिमा के बाद जो सबात आएगा, उस सबात का दूसरा दिन, और सबात को बाद में बीच के किसी कालखंड में शनिवार कहा गया, इसलिए सबात का दूसरा दिन रविवार होता है, यानी उसे ईस्टर संडे कहा गया। ठीक, तो ईस्टर कब होगा? 21 मार्च के बाद आने वाली पौर्णिमा के बाद का पहला रविवार जो होगा वो ईस्टर होगा। तो ये 2 संदर्भ ही मिलते हैं। बाकी भारत में अगर देखा जाए तो सूर्य सिद्धांत से लेकर आर्यभट्टीय, वराहमिहिर वगैरह इन लोगों के, भास्कराचार्य जी, और ईस्वी सन 1000 तक, इवन ये दैवज्ञ, गणेश दैवज्ञ जी का 15वीं शताब्दी का, यहाँ तक के सभी ग्रंथों में अब सूर्य सिद्धांत कितना प्राचीन है इस बारे में मतभेद है, लेकिन जितना, अगर तथ्यों के, अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर भी अगर कहा जाए तो कम से कम 50,000 साल पुराना है। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहे हैं, एडिशंस होती रही है, लेकिन कई हजारों साल पहले का ग्रंथ है। यानी इस सारे साहित्य को, वैदिक वगैरह ये सारे साहित्य को मैं तो अति प्राचीन
इसी संज्ञा से संबोधता हूँ। केवल प्राचीन कहना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि प्राचीन तो ग्रीक को भी कहा जाता है। रोम शहर की प्रस्थापना को भी प्राचीन कहते हैं लोग। इतने 50,000 सालों के सामने 2000 सालों को क्या प्राचीन बोलना है। ठीक है, फिर भी ये जो पूरा साहित्य है, सूर्य सिद्धांत हो या बाकी के सारे ग्रंथ हो, ये अति प्राचीन कैटेगरी में ही आते हैं। तो भारतीय जो साहित्य है, ज्योतिर्गणित का जो साहित्य है, वो सूर्य सिद्धांत से लेकर गणेश दैवज्ञ जी तक का है, और आधुनिक काल के भी बहुत सारे विद्वानों का साहित्य है। इस सभी साहित्य में सबसे पहली बात तो हाँ, जैसे ये सप्ताह संकल्पना नहीं थी, यहाँ पर अन्य ग्रहों का उल्लेख आता है, चंद्र और सूर्य। इसके अलावा अन्य जो ग्रह है, तो ये जो अन्य जो 5 ग्रह हैं, ये और बुध, शुक्र, मंगल, अ, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह, सूर्य, चंद्र, यानी 6-7 हो गए, और राहु और केतु, ये छाया ग्रह। छाया ग्रह भी इसे स्पष्टता से कहा गया है। राहु केतु के बारे में मैं अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अ, ये ये 9 ग्रहों का उल्लेख होता है। उनमें से राहु केतु तो छाया ग्रह है, यानी कि प्रत्यक्षतः 7 ग्रह है। अब ये जो ग्रह है, इन नवग्रहों की स्थिति, गति, चलन इत्यादि गणित और उनके बारे में विस्तृत विवरण, ये सारे अति प्राचीन काल से भारत में होता आ रहा है और कंटिन्यूअसली होता आ रहा है। ईस्वी सन 1000 तक तो, इस्लामिक आक्रमण तक तो ये अति प्राचीन काल से कंटिन्यूअसली होता आ रहा है, और हर बार इम्प्रूवमेंट के साथ होता आ रहा है। उसमें नए नए संशोधन के साथ होता आ रहा है। तो अब वार और सप्ताह, इस रचना को जानने के लिए ये ग्रहों की जानकारी जरूरी है, क्योंकि उसी आधार पर वार का यानी दिन का नामकरण और सप्ताह की संकल्पना आधारित है। अन्य सभी सभ्यताओं में केवल चंद्र और सूर्य, इनको ही देखा गया है। अन्य इन 5 वस्तुओं को, खगोलीय वस्तु कहेंगे हम अभी इसे, इन खगोलीय वस्तुओं को भी ग्रह केवल और केवल भारतीय संस्कृति ने कहा है। अदरवाइज अन्य सभ्यताओं में अ, ये कल्पना भी नहीं थी कि ये गुरु ग्रह है, ये बुध ग्रह है, ये जो कुछ नाम है। हमें बताया जाता है कि गुरु यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी मार्स। एक्चुअली ग्रीक रोमन साहित्य इतिहास अगर देखा जाए, तो ये मार्सियस, जुपिटर, ये उनके देवताओं के नाम है। जब वहां पर ये खगोल शास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ, और मेरा ये कहना है कि ये सभी शास्त्र विद्याओं की जननी, ये भरत भूमि ही है। यहाँ से जब अन्य विश्व में ये अलग अलग शास्त्र विद्याएं, कलाएं फैलती गई, तब धीरे धीरे उन लोगों ने इसको सीखना शुरू किया। लेकिन हमें बताया जाता है अलग, उल्टा बताया जाता है कि हमें जो कुछ सिखाया वो रोमन और ग्रीक सभ्यता ने सिखाया, क्योंकि 200 साल यहाँ पर हुकूमत कर गए हैं। ठीक है,
वो जब हम ये भारतीय कालगणना प्रस्थापित करेंगे, व्यवहार में प्रस्थापित करेंगे, तो ये धारणाएँ अपने आप दूर हो जाएँगी। और वो दूर होने के लिए ये हमारे संस्कृति पर जो कुछ सारी धूल पड़ी हुई है, हम खुद भूल चुके हैं, उसको अगर पुनर्स्थापित करना है तो काल गणना को प्रस्थापित करना ही सबसे सबसे ज़रूरी बात मैं मानता हूँ। तो ठीक है, ये रेफ़रेंस तो बार-बार आता रहेगा। ये जो है कि ग्रहों का नामकरण के बुध, शुक्र, मंगल वगैरह, ये ग्रहों का नामकरण, उनकी गति, स्थिति, चलन, अ, इसका पूरा गणित, उसके बारे में सिद्धांत, और उसका विस्तृत विवरण भारतीय साहित्य में ही उपलब्ध होता है और किसी सभ्यता में इसका कोई संदर्भ नहीं मिलता है। तो इसका अभी वार और सप्ताह की रचना के लिए जितना ज़रूरी है, उतना मैं बताता हूँ कि इनकी इनका जो अनुक्रम है, इसकी सीक्वेंस जो है, वो गति के अनुसार लगाई गई। यानी कि ये जो ग्रह हैं, 7 ग्रह यानी 5 ग्रह और सूर्य और चंद्र, इनकी गति के अनुसार इनका अनुक्रम लगाया गया। इसमें सबसे सर्वाधिक मंद गति जो ग्रह है, वो है शनि। इसलिए पहले स्थान पर शनि आता है। शनि से थोड़ा जलद, थोड़ा तीव्र गति होती है, वो गुरु की, इसलिए दूसरा गुरु। उससे थोड़ी तीव्र गति मंगल की होती है। उससे थोड़ी ज़्यादा गति रवि की होती है। उसके बाद शुक्र की, उसके बाद बुध की, और चंद्र की गति सर्वाधिक होती है। चंद्र की गति के बारे में, चांद्रमास तिथि के बारे में मैंने बताया कि एक दिन में 12 अंश का चलन होता है और सूर्य का एक दिन में 1 अंश का भ्रमण होता है। और ये यहाँ पर एक संदर्भ के लिए सिर्फ बता दूं कि गुरु का भ्रमण जो है 12 वर्षों का, वो भी, शनि का शनि का भ्रमण भी 22.5 वर्षों का, 30 वर्षों का, साढ़े साती जो कही कही जाती है। एक राशि में अ, अ, 2.5 साल शनि रहता है। ये सारा गणित अति प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है, मालूम है यहाँ के लोगों को। तो ये अनुक्रम सिद्ध होता है कि शनि, गुरु शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध और चंद्र, ये 7 होते हैं। तो यहाँ पर और एक संज्ञा, एक संकल्पना नई आती है, होरा, कि अहोरात्र यानी पूर्ण दिन, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक, इस अहोरात्र के 24 भाग, 24 विभाग माने गए हैं, उसको होरा कहा जाता है। यानी एक अहोरात्र के 24वें खंड को, विभाग को होरा कहा जाता है, जिसे आज हम घंटा कहते हैं। घंटा, ये प्रथा भी ब्रिटिश काल से शुरू हुई है, क्योंकि यूरोपियन, ब्रिटिश लोगों ने घड़ी का निर्माण किया और कितने बजे है ये समझने के लिए जो बड़े-बड़े ये हुआ करते थे पहले, क्लॉक्स हुआ करते थे, क्लॉक टावर्स हुआ करते थे, उसमें घंटा बजाई जाती थी कि 1 बजे 1 घंटा बजेगी, 2 बजे 2 बार घंटा बजेगी। उसे घंटा घर कहा जाता था हमारे यहाँ। तो इसलिए घंटा ये शब्द भी अभी ब्रिटिश काल से प्रचलित है। अदरवाइज उसे 24वें विभाग को, दिन के 24वें विभाग को होरा ही कहा जाता था। और संभवतः आवर, ये जो शब्द है इंग्लिश में,
HOUR, आवर, घंटा, आवर, ये भी होरा का ही अपभ्रंश है। अब यहाँ मैं संभवतः यह शब्द का प्रयोग बस इसलिए कर रहा हूं कि कुछ होते हैं रोमन श्रद्धालु होते हैं, उनको कहीं मिर्ची ना लग जाए, इसलिए संभवतः ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन वैसे संभवतः ऐसे शब्द का प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं है। हमें भी थोड़ा सा एटीट्यूड अब ऐसा लाना पड़ेगा कि मिर्ची लगती है तो तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ऐसा थोड़ा कुछ एटीट्यूड रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सच है वो सामने रखना है। अगर झूठ बोलने वाले को अगर मिर्ची लगती है तो परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है कि अब ये जो हो रहा है दिन का 24वां विभाग खंड, अब इस एक एक होरा का अधिपति इन 7 ग्रहों को माना गया है। यानी शनिवार जो दिन रहेगा उसका पहला होरा जो रहेगा उस पर शनि का आधिपत्य होगा, दूसरे होरे पर गुरु का, उसी सीक्वेंस से शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, चंद्र, इस अनुक्रम से होगा। यानी शनिवार का पहला होरा शनि का, दूसरा गुरु का, तीसरा मंगल का, चौथा रवि का, पांचवा शुक्र का, छठवां बुध का और सातवां चंद्र का इस क्रम से माना जाता है। और ये श्रृंखला चलती रहती है, ये चक्र, यानी कि फिर से जो शनि का पहला होरा शनि का है तो 8वां, 15वां और 22वां भी शनि का आएगा। यानी 22वां होरा शनि का आया तो 23वां गुरु का होगा, 24वां मंगल का होगा और 25वां जो आएगा यानी कि अगले दिन का पहला, वो होगा रवि का। इसलिए शनिवार के बाद जो आता है वो रविवार आता है। अब ये अनुक्रम आप कहीं लिख लीजिए, शायद या आसान है। शनि, गुरु, मंगल, बुध, सॉरी, शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध और चंद्र, इस अनुक्रम से किसी भी कोई भी दिन आप अगर पकड़ेंगे, मैंने यहाँ शनिवार का उदाहरण दिया, तो उस ग्रह का यानी रविवार को रवि का होरा पहला होगा। अब इसी गणित से अगर आप जाएंगे तो 25वां होरा जो आएगा वो चंद्र का होगा, यानी कि सोमवार होगा, चंद्र यानी सोम। तो इस तरह सप्ताह की रचना की गई। तो ये हुई अ, वार, वार का नामकरण, वार यानी सावन दिन, दिन का नामकरण जिसे वार कहा जाता है, उसका ग्रहों के साथ संबंध जोड़ा गया है। और अ, ग्रह 7 होने के कारण सप्ताह के 7 दिन होते हैं। और उसका नामकरण भी किस अनुक्रम से होता है, वो ग्रहों की गति पर आधारित है। उनकी गति के आधार पर हर एक होरा को जो नाम दिया गया, तो अगले 25वें होरा का जो अधिपति रहेगा वो दूसरे पूरे दिन का अधिपति रहेगा। इस तरह हमारे पूर्ण सप्ताह की रचना मानी गई है। और ये भी बहुत पुराने काल से है। हाँ, वैदिक साहित्य में इस सप्ताह और वार के नामकरण का संदर्भ नहीं मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन और कुछ होने की जरूरत है। और इसके और भी कुछ संदर्भ है, लेकिन उसको मैं बाद में
और मेरा भी कुछ अध्ययन होने के बाद और कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। वार और सप्ताह रचना। तो फिर से अनुरोध है कि इन प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय कालगणना को जल्द से जल्द पुनर्प्रस्थापित करने में सहयोग कीजिए। इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने की हर तरह से कोशिश कीजिए। सिर्फ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना इतना काफ़ी नहीं है। खुद भी जितनी हो सके जानकारी लेने की कोशिश करें। अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में या किसी तरह संपर्क करने की कोशिश करें। मैं जो घड़ी बनाऊंगा उसके साथ अपना एक वेबसाइट भी चलेगा, कालायन इसी नाम से। तो कम्युनिकेशन हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन जितना हो सके संपर्क करने की कोशिश कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए, हो सके तो कमेंट वगैरह कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने शायद मेल एड्रेस दिया है। अगर नहीं रहेगा तो मैं आज से आगे ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ। तो इन प्रयासों को गति देने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ठीक है, आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।